हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आप लोग का प्रैक्टिस सेट 10 चल रहा था, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को लिए अपलोड कर दिया था मैंने। आज आपका सेकंड पार्ट रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। आइए शुरू करते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर निकाली गई है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, उसी का फॉर्मूला दे रखे हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी तरह सारे ही आपके दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। विक्रय माल की लागत जो होती है उसे कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लेते हैं। तो यहाँ पर चारों में ही सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखी है। उसके बाद उसमें हम नेट परचेज यानी कि जितना परचेज किया उसकी शुद्ध लागत को ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में डायरेक्ट एक्सपेंस को उन्होंने माइनस कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में इन्होंने क्या किया है, सब कुछ जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक को भी जोड़ दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में इन्होंने क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज जोड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक इसमें भी इन्होंने सब कुछ ऐड कर दिया, कुछ लेस ही नहीं किया है, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी फॉर बजट। बजट के लिए संवैधानिक परिभाषित शब्द क्या है। तो यहाँ पर बजट की अगर बात की जाए तो बजट को संवैधानिक परिभाषित शब्द क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी बजट को और हम किस नाम से जानते हैं, ये भी कह सकते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व्यय का विवरण, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट, पूंजी और राजस्व लेखा। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी कर देगा काफी आपको ये क्वेश्चन। तो बजट को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है जो बजट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब एक ऐसा विवरण या एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कि जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं या इनकम हो रही है उसके बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, तो वही आपका बजट कहलाता है। तो उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कॉस्ट आर एलोकेटेड टू डैश। डैश के लिए सामान्य लागत आवंटित की जाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट अप्रत्यक्ष लागत, कॉस्ट सेंटर्स लागत केंद्र, सेल्स वॉल्यूम विक्रय की मात्रा, इन प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सामान्य लागतें होती हैं उनको कैसे आवंटित किया जाता है, किस तरह से आवंटित किया जाता है, तो उसे अंतिम उत्पाद इन प्रोडक्ट जो होता है उसके बेसिस पर जो करेंगे हम एलोकेट करते हैं या बांटते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी लागतें होती है जो कि डायरेक्टली आप जिससे रिलेटेड हैं उस जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस पर आप डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लागतें ऐसी होती है जिनको डायरेक्ट नहीं डाला जा सकता, उनसे आप बहुत से काम कर रहे हैं। जैसे मशीन है, मशीन में ऑयल का यूज हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस हो रही है, तो अब उस मशीनरी से तो बहुत से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, किसी एक प्रोडक्ट पर तो पूरी लागत नहीं डाल देंगे ना, तो सब पर अलग अलग डालनी पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर जो सामान्य लागत को पूछा गया है तो इन प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद जो होता है उसके आधार पर होती है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस इज गारंटीड इन। न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन रहता है रोवन प्रीमियम स्कीम में, हिमाचल इफिशियंसी प्रीमियम स्कीम में, गैंट टास्क प्रीमियम स्कीम में या फिर हाउस प्रीमियम स्कीम में। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम वेजेस की एक न्यूनतम मजदूरी जो भी व्यक्ति है, मजदूर है, वो बना रहा है, जो भी काम कर रहा है उसको मिलेगी ही मिलेगी, इसकी गारंटी जो होती है वो किस योजना में होती है। तो यहाँ पर जो योजनाएं आपकी दे रखी है इसमें जो हाउसे की ब्याज योजना होती है, हाउस प्रीमियम स्कीम होती है, उसमें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी रहती है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे कि सपोज कर लीजिए उसने एक निर्धारित दर से कर काम कर रहा है, तो उसको 5 रुपए अगर डिसाइडेड है, सपोज कर लीजिए 5 रुपए डिसाइडेड है तो 5 रुपए मिलेगी। लेकिन अगर उसने उससे ज्यादा काम कर लिया तो जितना इन्होंने प्रीमियम डिसाइड किया वो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी उसे मिलेगा। तो यहाँ पर उनकी न्यूनतम मजदूरी निश्चित रहती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 each at a discount of 10%. Mr. Mahesh purchased 30 shares and paid ₹2 on application but did not pay the allotment money of ₹3. The company forfeited his entire shares. The forfeiture account will be created by ₹dash. अब यहाँ पर एबीसी लिमिटेड है एक कंपनी, उससे 10% छूट पर प्रत्येक 10 रुपए के शेयर जारी किए हैं।
श्री महेश ने 30 शेयर को खरीदा है और उन्होंने एप्लीकेशन मनी आवेदन जब किया था तो उसके साथ 2 रुपए का पेमेंट किया है, लेकिन 3 रुपए जब मांगे गए आवंटन के लिए यानी अलॉटमेंट के लिए तो उन्होंने उसे पे नहीं किया। तो कंपनी ने अपने पूरे शेयर जब्त कर लिए, पूरे मतलब 30 खरीदे थे उन्होंने तो 30 शेयरों को ही जब्त कर लिया। तो जब्ती खाते में यहाँ पर फॉरफीचर अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसमें कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक कई बार मैं आप लोग को समझा भी चुकी हूँ, फॉरफीचर अकाउंट में वही अमाउंट डाला जाता है जितना रिसीव हो चुका है कंपनी को। तो यहाँ पर जो ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें उन्होंने जो 10% डिस्काउंट पर किए हैं आपको वो ध्यान में रखना है। जैसे कि 10 रुपए का शेयर था, यहाँ पर 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए का 10% अगर हम निकालते हैं तो 1 रुपए आता है निकल करके, यानी 10 रुपए का शेयर 1 रुपए डिस्काउंट पे उन्होंने दिया है तो वो शेयर कितने का दिया है, 9 रुपए का दिया है। अब 9 रुपए का उन्होंने वो शेयर दिया था, इसमें से 2 रुपए उन्होंने एप्लीकेशन मनी के तौर पर चुकाए हैं। तो यहाँ पर 2 रुपए उन्होंने चुका दिए, तो अब कितने बचे उनके पास, 7 रुपए जो उन्होंने नहीं दिए हैं, जिसमें से 3 रुपए ये मांगे गए थे अलॉटमेंट मनी के तौर पे, ये उन्होंने नहीं चुकाए। उन्होंने कितने पे किए, उन्होंने 2 रुपए पे किए हैं। तो फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, ये 2 रुपए के अकॉर्डिंग जाएगा। तो फॉरफीचर अकाउंट में क्या जाएगा आपका, 30 शेयर है 2 रुपए के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 गुणे 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 60। 30 × 2 = 60। तो 60 रुपए जो है किसमें चले जाएंगे, फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कितना फॉरफीचर अकाउंट में गया। जैसे सीधा सीधा ही समझ में आ रहा था 2 रुपए चले गए हैं क्योंकि बाकी और कुछ दिया नहीं, लेकिन कहाँ पर कंफ्यूजन थी, यहाँ पर अगर आप कटौती जो डिस्काउंट दिया गया उसको लेस नहीं करेंगे तो यहाँ पर गलत आपका आंसर आ सकता है, लेकिन तब भी यहाँ पर टोटल पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश ऋण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। यानी कि जो फॉरफीचर किया गया था जिन शेयर्स का, उन शेयर्स को दोबारा से री इशू किया जा रहा है। तो अब हमारे जो फॉरफीटेड शेयर्स किए गए हैं उनमें जितना भी अमाउंट हमारा बैलेंस है बचा है, क्योंकि एक तो क्रेडिट का अमाउंट आ गया, फिर दूसरा जो है जितने कम पर किया गया है, क्योंकि उतने अमाउंट पर तो नहीं किया जाएगा, उससे कम पर अगर किया जा रहा है, किया जा सकता है उतने अमाउंट पर कम पर भी किया जा सकता है। तो फॉरफीचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में भी आती है, तो दोनों को लेस करके जो अमाउंट शेष बचता है उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, पूंजी संचय खाते में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फंड्स। निम्नलिखित में से कौन साधनों का स्रोत है, यानी कि जो फंड्स होते हैं, आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ फंड्स क्या होते हैं। फंड्स में आपके जो मेनली आएंगे वो साधन, वो सोर्सेज जिससे कि कंपनी अपनी कैपिटल जो होती है उसको कलेक्ट करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, समतांश, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अधिमानश या अधिकारांश भी कह सकते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, ऋणपत्र निर्गमन, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या हो जाते हैं, फंड के स्रोत माने जाते हैं। आपके इक्विटी शेयर्स भी, प्रेफरेंस भी और डिबेंचर भी, इन्हीं तीनों को मिलाकर कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचा तैयार करती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर होल्डर्स रिसीव, ऋणपत्रधारी प्राप्त करते हैं डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर शेयर्स की बात की जाएगी तो डिविडेंड मिलता है, और अगर हम बात करें कि डिबेंचर है तो वहां पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस शेयर्स आर इशूड टू। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एट ए लेस कॉस्ट, मौजूदा कर्मचारियों को कम लागत पर। न्यू शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नए शेयरधारकों को मुफ्त में। न्यू शेयर होल्डर्स एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, नए शेयरधारकों को रियायती मूल्य पर। तो जो बोनस शेयर्स होते हैं वो किस पर इशू किए जाते हैं, क्या किसे इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर्स जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय होते हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही कंपनी के या तो अंशधारी हैं या तो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, उनको जारी किए जाते हैं। नए को नहीं, किसी भी न्यू एम्प्लॉय या न्यू शेयर होल्डर्स को जारी नहीं किए जाएंगे, जो ऑलरेडी हैं कंपनी के उनको ही जारी किए जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द फॉर्मूला ऑफ। अंशदान को प्रचालन लाभ से भाग दिया जाना इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला समझिए बताया गया है, कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन हो गया
कंट्रीब्यूशन को सी से इंडिकेट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है प्रचलन लाभ, EBIT हो जाता है। तो C अपॉन EBIT अगर दे रखा है तो ये किसका फॉर्मूला, भी इजी हो गया आपके लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीन में से ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। बस यहाँ पर आपको ये समझना था कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो वही चीज है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितने प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। और मैंने बहुत क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों को, चाहे वो क्लासेस की वीडियोस हो उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट अलग से मैंने अपलोड किए थे। ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है यूथ की बुक से थे, क्योंकि आज आपका कंप्लीट हो जाएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट थे, आज ये लास्ट पार्ट है इसका, ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। या इसके अगर आप कंप्यूटर के भी क्वेश्चन चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, जितने ज्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे उतने ही उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस आगे लेकर के आप लोग के लिए आऊंगी। जो कंप्यूटर किसके क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे इज, व्यवसायिक वित्त के स्रोत को निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना है। यानी कि जो व्यवसायिक स्रोत जो बिजनेस फाइनेंस है उसके क्या सोर्सेस होते हैं उसको डिटरमाइन करना अच्छे से अच्छे मोस्ट एफिशिएंट तरीके से कि कम से कम लागत आए और कंपनी के लिए, संस्था के लिए कैपिटल को, फाइनेंस को जो सोर्सेज है उनको ढूंढा जा सके, तो कौन सा है या किस तरह का फंक्शन होता है। द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध का नियोजन कार्य है। द कैपिटल बजटिंग बाय मैनेजमेंट प्रबंध द्वारा पूंजी बजटीकरण है। द फाइनेंस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध का वित्त कार्य है। द इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध का निवेश कार्य है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है द फाइनेंस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध का ये वित्त कार्य होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ज्यादा आपको कंफ्यूजन है ही नहीं। यहाँ पर फाइनेंस की बात की जा रही थी, यहाँ पर फाइनेंस ही दे रखा है। कभी कभी इस तरह से भी अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कोरिलेट किया करिए, वहां भी चीजें समझ में आ जाती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नियोजन में तो प्लानिंग तैयार की जा रही है कि किस तरह से काम करना है। बजटिंग में कहाँ किन चीजों में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इन सब के बारे में एक तैयार किया जा रहा होता है, प्रोग्राम लगाया जा रहा होता है। निवेश कार्य इन्वेस्टमेंट फंक्शन की निवेश जो कर रहे हैं, मतलब कितना कहाँ पर किन किन संपत्तियों में करना है वो आ जाएगा। फाइनेंस कार्य हो जाता है उसका, सही का एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज, यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, आपको बताना है कि ये किसका फॉर्मूला है। फंड्स बेयरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, निश्चित ब्याज या लाभांश वाली पूंजी यहाँ पर बटे हुए हैं नियोजित कुल पूंजी, क्या दर्शाता है। ये फिक्स्ड एसेट रेशियो है, अचल संपत्ति अनुपात। डिविडेंड यील्ड रेशियो है, लाभांश उपज अनुपात। कैपिटल गेयरिंग रेशियो है, पूंजी गेयरिंग अनुपात। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात। तो यहाँ पर एक तरफ आपके ऊपर बताया है जिनसे वो सारे सोर्सेस जिनसे कि हम फंड कलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड उस पर हमें देना पड़ता है, वो वाली सोर्सेस ऊपर लिखी जाएंगी, नीचे नियोजित पूंजी लिखी जाएगी। तो वो क्या है, कौन सा है, तो ये कैपिटल गियरिंग रेशियो हो जाता है, पूंजी गियरिंग अनुपात हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1977 में, 1977 में। तो जो ASB भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, तो पूरा हो सकता है ना लिखा हो, ASB लिखा हो, तो वहां पर इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ASB कहा जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है। बहुत ईजी है, ये कई प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरीके से पूछा गया और ये एग्जाम में भी डेफिनेट है आपका कि आएगा ही क्वेश्चन। ये यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है। यहाँ पर कौन सी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी गलत हो जाएगा। अगर एसेट में से लायबिलिटीज को लेस करते तो ये सही होता, तो ये गलत है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, अब यही बात मैं कही रही थी आपसे कि अगर एसेट में से लायबिलिटी को लेस करते तो ये सही हो जाता, तो यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सी में है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, तो ये भी गलत है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था तब ये सही होता। लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड इन द ट्रायल बैलेंस शैल बी शोन इन, तलपट के भीतर दिया गया अदद वेतन दिखाया जाएगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस में अगर दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाई गई है तो उसे कहाँ पर हम लेकर जाते हैं, कहाँ दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, व्यापार खाते आर्थिक चिट्ठे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में।
लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है और उसे तलपट में ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है, तो उसे हम दिखाते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब कहने का यह होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपकी लायबिलिटी तो बन रहे थे और आपको अभी तक उसका पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक जब तक जो है अकाउंट बनाए गए, जब तक फाइनल अकाउंट तैयार किए गए, बैलेंस शीट बनी थी, उस राशि तक, उस तिथि तक उस राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए उसको हम एक बिजनेस की एक लायबिलिटी की तरह मानते हैं और उसको हम दिखाते हैं इसमें, जो लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट का उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 भाग 2 का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाते का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, रोका प्रवाह का प्रारूप। इस तरह के क्वेश्चन तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं क्योंकि इतना डीपली याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इनकम टैक्स है उसमें भी आपको सेक्शन सब याद रखनी है, अकाउंटिंग में भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखने होते हैं, ऑडिटिंग में भी बहुत से सेक्शंस होते हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से निकल जाती हैं। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि अलग से जितने भी प्रैक्टिस सेट में जहाँ पर भी आए हैं इस तरह की अनुसूचियाँ, उसको एक अलग से नोट्स बना लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, और एग्जाम से पहले भी अब उसको देख कर जाइए, तो थोड़ा बहुत तो ध्यान में आपके रह ही जाएगा, तो अगर एग्जाम में आएगा तो आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि किससे संबंधित है, कि फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या फिर फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो ये हो जाता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते का जो प्रारूप होता है उससे रिलेटेड होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज? सहकारी समिति के पंजीयन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 2, 7, 10 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, ना पब्लिक कंपनी की ना प्राइवेट कंपनी की, यहाँ बात हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो सहकारी समिति होती है। तो सहकारी समिति जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है तो उसके लिए कितने मिनिमम सदस्य मेंबर्स होने चाहिए? तो होते हैं वो आपके 10, कम से कम 10 मिनिमम सदस्य होने चाहिए। और इसका अगर पूछा जाए कि अधिनियम क्या है, तो भारतीय सहकारी अधिनियम 1912, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा संचालित होती हैं या फिर किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो सहकारी समिति यहाँ से ही सीधा आ जाए, सहकारी समिति अधिनियम 1912। न्यूनतम कितनी संख्या है? 10 हो जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर? एक निजी कंपनी में अंशों का हो सकता है। यहाँ पर 3 पॉइंट बताए रखे हैं, आपको बताना है, हो सकता है कोई एक सही हो या हो सकता है तीनों सही हो। ट्रांसफरेबल फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण हो सकता है। ट्रांसफरेबल विद सम रिस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंधों के अधीन हस्तांतरण है। नॉन ट्रांसफरेबल हस्तांतरण नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी प्रकार से। तो यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी की अगर बात की जा रही होगी तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, उनको एक अंशधारी है वो इजीली अपने अंश जो होते हैं उनको किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। पब्लिक कंपनी में ये बहुत आसानी से पॉसिबल है, अपने शेयर्स को कोई मेंबर जो किसी दूसरे को दे सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये पॉसिबल नहीं होता, और ये इसकी एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, फीचर भी है एक प्राइवेट कंपनी का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कुछ यही फीचर्स ऐसे हैं जो अलग करते हैं प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से। एक तो सदस्यों की संख्या है, दूसरा हो जाएगा आपका कि नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं प्राइवेट कंपनी के, तीसरा हो जाएगा कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं अपने शेयर्स को लेने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट नहीं करती हैं, आमंत्रित नहीं करती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से अलग करती हैं। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ ए कंपनी? निम्नलिखित में से कंपनी के हिताधिकारी कौन है? एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी के हिताधिकारी या फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उसमें से कौन से होते हैं? तो यहाँ पर कर्मचारी भी होते हैं, कर्मचारियों का भी हित होता है कंपनी में, आपूर्तिदाताओं का भी, ग्राहक का भी, तो तीनों का ही होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपके सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाते हैं। आपके 10 प्रैक्टिस सेट थे, 10 मैंने सॉल्व करवा दिए हैं आप लोगों को।
इसमें आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं तो उसको अब हम सॉल्व करेंगे, और कंप्यूटर की सीरीज जो अभी मैंने आप लोगों से पूछी कि अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।